हेलो साथियों, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, इज़ इंडिया मोस्ट इन सर्जरी फाइनली ओवर। ये क्या है, माओवादियों के ऊपर ये न्यूज़ है कि क्या अभी ख़त्म हो गए हैं या फिर माओवादी आंदोलन अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर ये कुछ न्यूज़ आई है। ठीक है, जो हाल का जो घटनाक्रम हुआ है ना, माओवादी क्या होता है, नक्सलवादी होते हैं। आंदोलन, पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है, गरीबों और किसानों को अधिकार दिलाने के लिए होता है। ठीक है। सेकंड, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ होता है। जब जो मजदूर वर्ग या गरीब या किसान असंतुष्ट होते हैं सरकार की व्यवस्थाओं से, तब ये होते हैं। हथियार उठाकर क्रांति करते हैं। ठीक है, ये होते हैं माओवादी। और ये विचार जो है वो कहाँ से आया, माओ जेडोंग की सोच से ये माओवादी आंदोलन जो है वो प्रेरित है। शुरुआत कैसे हुई इसकी, 1967 में हुई, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में गांव में इसकी शुरुआत हुई। इसके नेता थे चारू मजूमदार। ठीक है, इसलिए इसे नक्सलवादी कहा जाता है क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव से ये शुरू हुआ था। अब हुआ क्या था, किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। इसमें किसान विद्रोह था, ये एक तरीके का ज़मींदारों के खिलाफ था। ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और पुलिस से टकराव हुआ, लेकिन सरकार ने दबा दिया इस आंदोलन को जल्दी में। ठीक है। सेकंड है, 1970 से 1980 ये जो आंदोलन है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा क्योंकि चारू मजूमदार जी जो है उनकी मौत हो गई। आंदोलन ने कई छोटे छोटे गुटों में बट गया। ठीक है, इस दौरान जो आंदोलन है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। फिर आते हैं 1980 से 2000, फिर से उभरा। क्या हुआ इसमें, कोडापल्ली सीतारामैया ठीक है ने आंध्र प्रदेश पीपल्स वॉर ग्रुप बनाया। ठीक है, इस नाम से ये फिर आगे चला। संगठन जो है वह धीरे धीरे मजबूत हुआ, युवा और छात्र भी इससे जुड़ गए। ठीक है, और आंदोलन फिर से बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, 2004 पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मोइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर मिलकर सीपीआई संगठन बना और इसके नेता कौन थे, मुपल्ला लक्ष्मण राव। ठीक है, ये इनके नेता थे। गणपति भी इनका नाम था। इसी समय क्या हुआ, माओवादी आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ इस सीपीआई के तहत। ठीक है, फिर 2014 की बात आती है। क्या है, 2014 में फिर क्या होता है, 2004 के बाद 2005 से 13 के बीच क्या था, ये चरम सीमा पर था, पीक वैल्यू पर था अपनी। 150 से 180 जिलों में लगभग ये सक्रिय था और रेड कॉरिडोर कहा गया इस चीज़ को। ठीक है, कई हमले हुए पुलिस और जवानों पर। ठीक है, उसके बाद पीएम मनमोहन सिंह ने इसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा समस्या बताया था। तत्काल जो पीएम थे उन्होंने इसे आंतरिक सुरक्षा
समस्या बताया था देश की सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसका इतिहास क्या था। 2014 गिरावट आई। ठीक है, सरकार ने बड़े ऑपरेशन किए। ठीक है, विशेष जो बल थे सरकार के, ग्रे हाउंड्स और कोबरा जैसे, वो सक्रिय हुए और कई नेता मारे गए और गिरफ्तार हुए। माओवादी फिर कमज़ोर पड़ गए। फिर है 2024 से 2026 लगभग जो है ख़त्म हो गए, ख़त्म होने की कगार पे या स्थिति में दिख रहे हैं। कारण क्या है? बड़े ऑपरेशन चलाए सरकार ने, हज़ारों माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। ठीक है, बड़े जो नेता थे वो मारे गए। तो ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से सीमित क्षेत्रों में रह गया। ठीक है, इसका जो मेन मुद्दा था किसानों के हक के लिए शुरू हुआ था ये, लेकिन बाद में ये हिंसक और उग्र बन गया। किसानों के हक और अधिकार की बात थी, लेकिन समय के साथ उग्र होता गया। ठीक है, लेकिन अब ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। अभी हाल के न्यूज़ में क्या आया है वो देख लेते हैं। ये तो हमने इसका इतिहास देखा। न्यूज़ में भी ये कहा गया है कि क्या ये कमज़ोर हो गया है या फिर पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, और नष्ट हो गए हैं तो क्या क्या इनके रीज़न हैं। मई 2025 में जो माओवादी नेता थे नंबाला केशव राव मारे गए। ठीक है, उनके बाद बने नेता थिरुप्पी तिरुपति। ठीक है, ये नेता बने और 2026 में इन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण। ठीक है, अब संगठन बिना नेतृत्व के रह गया। उसके बाद बने नेता सरकार के अनुसार जो यह आंदोलन जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है। सरकार का तो यही कहना है। कितने बचे हैं? पहले 180 जिलों में सक्रिय थे। ठीक है, अब केवल 2 जिलों, क्या? सुकमा और बीजापुर, वो भी कौन से? छत्तीसगढ़ के में सीमित है। केंद्रीय समिति ने 40 सदस्य थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं उनकी केंद्रीय समिति में। जो प्रभाव है बहुत कम हो गया है। कैसे शुरू हुआ था ये हमने देख लिया। इतने कमज़ोर क्यों हुए? होने के कारण क्या है? पहली बात है सरकार की सख्त कार्यवाही। ऑपरेशन कगार जैसे अभियान चलाए गए, हज़ारों गिरफ्तार, मारे गए और आत्मसमर्पण हुआ। दूसरी थी अंदरूनी लड़ाई। संगठन के जो कुछ विचारों को लेकर मतभेद हुआ संगठन के लोगों के भीतर ही। ठीक है, कई गुट बन गए, नेतृत्व भी नहीं बचा, और जो लड़ने वाले थे वो ज़्यादातर जो हैं आदिवासी ही थे, लेकिन अधिकतर नेता जो थे उनके बाहरी थे, तो उस वजह से भी थोड़ा कमज़ोर पड़ा। पुरानी विचारधारा पर आधारित था। ठीक है, अब सरकार की योजनाएं गांवों तक पहुंच रही है, तो लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में भी बदलाव हो रहा है। ठीक है, भर्ती भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा न्यूज़ में था कि माओवादी जो आंदोलन है अब सरकार का ये कहना है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पंजाब की जो सरकार है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ए न्यू लॉ ऑन सैक्रिलेज। ठीक है, देख लेते हैं हम क्या है सैक्रिलेज। क्या है ये? बेअदबी। जो वो धर्म फॉलो करते हैं, जो उनके गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनके प्रति अगर कोई बेअदबी करता है तो उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया है। क्या क्या है हम जान लेते हैं इसको।
अच्छे से। पंजाब में क्या है, हाल ही में बहुत सारी घटनाएं देखी गई कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है कि बेअदबी की कई घटनाएं देखी गई। ठीक है, अब बेअदबी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पवित्र ग्रंथ को फाड़ना, जलाना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, चोरी करना, शब्दों, इशारों या ऑनलाइन माध्यम से धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत करना। ठीक है, ये कुछ बेअदबी के प्रावधान है। इससे अगर ऐसा करता है कोई तो उसे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी माना जाएगा और उसके खिलाफ सरकार ने, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कुछ लॉ बनाया है। ठीक है, सरकार का क्या कहना है कि राज्य में शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए है। बिगड़ सकता है अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से नए बिल का मकसद क्या है? सख्त सज़ा देकर ऐसे अपराध को रोकना, धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना। ठीक है, फिर है राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये कुछ राज्य की मंशा है, इसलिए उन्होंने ये नया कानून बनाया है। क्या प्रावधान है कानून के? चलिए देख लेते हैं। अगर कोई ऐसी बेअदबी करता है तो कम से कम 7 साल की सज़ा है और अधिकतम 20 साल की है, प्लस 2 से 20 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। और अगर आप ये काम साजिश के तहत करते हैं तो आजीवन कारावास है। ठीक है, और कम से कम 10 साल की सज़ा है, अधिकतम आजीवन कारावास है, 5 से 25 लाख तक का जुर्माना है। और ये अपराध कैसे होंगे? गैर ज़मानती, जिसमें ज़मानत नहीं होगी और पुलिस जो है सीधे केस दर्ज करेगी। ठीक है, जो लोग मदद करते हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। सरकार ने क्या कहा है कि जो पुराने कानून हैं उनकी कमियों को दूर करेगा और भविष्य में जो ऐसी घटनाएं हैं वो इस प्रकार से नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है। अब बात यह है कि पहले से भी कानून के केंद्र के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा चुका है, लेकिन राज्य को वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। 2016 में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, एलसीडी बीजेपी सरकार ने बिल पास किया, लेकिन केंद्र ने वापस भेज दिया। फिर 2018 में कांग्रेस सरकार ने कोशिश की तो मंजूरी नहीं मिली। ठीक है, केंद्र से मंजूरी नहीं मिल पाती थी और अब 2026 में फिर नया संशोधन किया गया। ठीक है, अब कानून में विवाद क्यों हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच टक्कर जैसा लग रहा है, टकराव जैसा है। ये कानून जो है बहुत ज़्यादा सख्त है। पहले से कानून है बनाया हुआ, सेक्शन 295A IPC है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सज़ा है ना। तो इसलिए ये जो कानून है थोड़ा केंद्र से टकरा सकते हैं। तो केंद्र का कानून ज़्यादा ताकतवर होता है वैसे, अगर टकराव की स्थिति होती है तो। ठीक है, ये इस न्यूज़ में ये था। चलिए अगली देख लेते हैं। भारत की जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ने क्या किया, ये निर्देश दिया कि वे अपने उत्पादों में अश्वगंधा का सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, यूज़ अश्वगंधा रूट्स एक्सट्रैक्ट ओनली फसाइटेल्स फूड प्रोडक्ट फर्म्स। ठीक है, देख लेते हैं हम इस न्यूज़ में क्या है। भारत की जो ये फसाई है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि वे अपने उत्पादों में अश्वगंधा
के रूट्स का इस्तेमाल करें, का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुख्य बात क्या है, कंपनियां केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके सार का ही इस्तेमाल कर सकती हैं। जड़ का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, पत्तियों का यूज़ नहीं हो ऐसा कहा गया है। पूरी तरीके से मना किया गया है अश्वगंधा की पत्तियों को यूज़ करने के लिए। किन चीज़ों पर लागू होता है ये, हेल्थ सप्लीमेंट, खाने की अगर आप चीज़ें बना रहे तो पोषण उत्पाद, ठीक है, और हर्बल चाय वगैरह, वेलनेस ड्रिंक, ठीक है। फसाई ने फैसला क्यों लिया कि अश्वगंधा की जो पत्तियां उपयोग कर रही थी कुछ कंपनियां, वो नियमों के खिलाफ हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि पत्तियों में विथा फेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। इस वजह से मना कर रही है। कानूनी आधार क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2016 के तहत बनाया गया, जिसमें साफ लिखा गया कि अश्वगंधा के केवल रूट्स और उनके एक्सट्रैक्ट ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह नहीं, ठीक है। ये क्या है, एक विथाफेरिन है, क्या है, प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है, जो खासकर इसकी पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है, अश्वगंधा की पत्तियों में। बायो एक्टिव केमिकल होता है एक तरीके का, ये विथाफेरिन है, ठीक है। शरीर पर अच्छा भी और कुछ मामलों में नुकसानदायक प्रभाव भी डालता है। तो इसके फ़ायदे का क्या है कि सूजन कम करता है, कैंसर कोशिकाओं पर भी असरदायक होता है, इम्यून सिस्टम पर भी काम करता है, ठीक है। संभावित नुकसान क्या है कि ज़्यादा मात्रा में लेने पर हानिकारक हो सकता है ना, शरीर की कोशिकाओं पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यूज़ आई थी कि फसाई ने अश्वगंधा की जड़ को इस्तेमाल करने के लिए कहा है, पत्तियों पर बैन लगाए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।